नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कवायद में जुट चुके हैं। चौधरी अजित सिंह की आरएलडी पहले से ही सपा के साथ है। वहीं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की अखिलेश यादव से 3 बार मुलाकात हो चुकी है। अखिलेश, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर की तिकड़ी आगामी चुनाव में एक साथ मिलकर उतर सकते हैं, तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर कड़ी चुनौती यह साबित हो सकता है। पश्चिम यूपी की सियासत में जाट, मुस्लिम और दलित काफी अहम भूमिका निभाते हैं। आरएलडी का कोर वोट बैंक जहां जाट माना जाता है तो सपा का मुस्लिम है। वहीं चंद्रशेखर ने दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है और बढ़ाई भी है। 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच हुए जातीय संघर्ष में दलित समाज के युवाओं के बीच चंद्रशेखर ने मजबूत पकड़ बनाई थी। ऐसे में चंद्रशेखर और जयंत चौधरी को अखिलेश अपने साथ जोड़कर दलित मुस्लिम जाट का मजबूत कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में हारी हुई 84 सीटों को जीतने के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी ने अभी से इसके लिए यूपी की राज्यसभा सांसदों, विधान परिषद सदस्यों, निगम और बोर्ड के चेयरमैन को इन सीटों का प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी भी सौंप दी है। ये सभी प्रभारी विधानसभावार सीटों पर काम करेंगे, वहां सीट जीतने की रणनीति बनाएंगे और 2017 में जो भी कमियां रहीं उन्हें दूर करने के लिए अभी से क्या प्रयास किए जा सकते हैं। प्रभारी वहां के स्थानीय और जातीय समीकरण के साथ समस्याओं पर भी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को फीडबैक देंगे। यानी अभी भले ही चुनाव में साल भर से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन पार्टियों ने सियासी समीकरण साधने की रणनीति अपनी बना ली है। इसी पर आज 1 घंटे की हमारी आगामी बहस होने वाली है। इस पर हम ये तमाम मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी रणनीति तो तैयार है, लेकिन चुनौती भी तो बरकरार है। उसके लिए किस तरह की तैयारियां और की जानी बाकी हैं। रणनीति में किस तरह के औजार हैं, किस तरह के उपकरण हैं और तर्कश में किस तरह के तीर हैं। हर पार्टी के प्रवक्ता से हम ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन, पार्टी और चुनौती, इन तीनों को एक साथ देखने की आज हम कोशिश करेंगे। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश का दांव क्या है और अखिलेश के दांव के जवाब में बीजेपी की रणनीति क्या है। सियासी फसल पूरी तरह से तैयार है, कई दावेदार हैं। इस पर भी हम पूरा फोकस करने की कोशिश करेंगे। मतलब कहना बिल्कुल साफ है कि राह में कांटे तो बहुत सारे हैं, आखिर उन कांटों को हटाया कैसे जाएगा। आपको बताएं कि किसान आंदोलन, पार्टी और चुनौती में किसान आंदोलन के चलते किस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आरएलडी पश्चिमी यूपी में किसान पंचायत के जरिए सक्रिय है। और आपको बताएं कि जयंत और अखिलेश के साथ आने से छोटी छोटी जातियों के लोग भी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे कि इनको मजबूत बढ़त मिलने वाली है। जयंत और अखिलेश के साथ आने से बीजेपी बीएसपी की चुनौतियां बढ़ेंगी। यह भी एक बहुत ही कठोर सत्य होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध लगेगी। बीजेपी और बीएसपी की सत्ता को बड़ी चुनौती मिल सकती है और बसपा का बड़ा जनाधार इसी पश्चिमी यूपी के इलाके में है। उसमें चंद्रशेखर की क्या भूमिका होगी, यह देखने वाली बात होगी। 2007 में पश्चिमी यूपी में मायावती क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी। यह साल सबको याद होगा। और मायावती ने मुस्लिम, दलित, गुर्जर के सहारे क्लीन स्वीप किया था। उसमें ब्राह्मणों का भी पर्याप्त योगदान था। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी रणनीति को पलट दिया था और योगी सरकार के दौरान किए गए काम बीजेपी गिनाने वाली है। यह 2022 की बीजेपी की रणनीति है। राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी का पलटा चुनाव में भारी है। कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर योगी सरकार के काम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जो कि जनता की नजर में है। योगी सरकार में माफियाओं पर सख्ती का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से माफियाओं पर नकेल कसी गई है शायद ही किसी सरकार में अब तक हुआ हो। गुंडा राज पर योगी सरकार में लगाई गई लगाम का भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने कई तरह के काम किए, उसका भी असर 2022 में देखने को मिलेगा। फिल्म सिटी, एयरपोर्ट जैसी योजनाओं का फायदा भी चुनाव में मिलने वाला है बीजेपी को। ये 2022 के रण में बीजेपी की ताकत के तौर पर सामने आएंगे। कई एक्सप्रेसवे की सौगात बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश को मिली है, इसका भी फायदा मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार ने कई काम किए, इसका भी लाभ योगी आदित्यनाथ को मिलने वाला है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कराया है, कई निर्माणाधीन है, कईयों का लोकार्पण हो चुका है। अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए भी योगी सरकार ने तमाम काम किए हैं। इसकी भी बात जरूर बीजेपी हर चुनावी रैली में करने वाली है। मदरसों में शिक्षा का जो ढांचा था उसको बदलने के लिए तमाम योजनाएं योगी सरकार लेकर आई और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ठीक से लागू किया है। यह भी एक ताकत के रूप में योगी सरकार के लिए काम करने वाला है। योगी सरकार के दौरान किए गए काम बीजेपी जरूर गिनाने वाली है और इसका तोड़ क्या होगा अखिलेश यादव के पास, इसी की तैयारी पर आज बातचीत की जाएगी कि 2022 के रण में बीजेपी की ताकत के बदले
अखिलेश यादव का जवाब क्या है, उनकी तैयारी क्या है, यहां पर यह बहुत जरूरी है। और योगी सरकार में माफिया पर हुई सख्ती का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। कई कांटे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के तर्कस में जो तीर है वो भी कम आंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ किया है, यह बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि उन छोटी पार्टियों का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि जाति समीकरण इसमें साधे जाएंगे, इन छोटी पार्टियों का यह भी है कि जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को अपने क्षेत्र में उठाने वाली पार्टियां अखिलेश यादव के साथ जुड़ेंगी। तो जब वो पार्टियां उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती जरूर मजबूती से मिलने वाली है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में विकास के दावे कर रही है, वो भी एक ताकत के रूप में बीजेपी के साथ होंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जैसा कल कहा कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हमने पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ा है जहां पर हमने काम नहीं किया है। हर जिले में हमारी योजनाएं पहुंची हैं, हर जिले पर हमने तैयारी की है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच में बसपा और कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, आरएलडी की भूमिका क्या होगी, चंद्रशेखर की भूमिका क्या होगी, इन सबको मिला जुलाकर देखने की जरूरत है। तभी 2022 की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। इसी को आज हम समझने की यहां पर पूरी कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी अगर विकास की बात करेगी तो जिस तरह से जंगल राज की बात अखिलेश यादव करते आए हैं, क्या उसको साबित कर पाएंगे, क्योंकि जनता विकास देख रही है। अगर सामने की पार्टी यह बोलती है कि आपने सड़कों को दुरुस्त नहीं किया है, तो क्या योगी सरकार उन तथ्यों को सामने रख पाएगी ठीक से कि सड़कें बनाई गई हैं। जब गांवों के विकास की बात होगी तो अखिलेश यादव का लगातार यह कहना है कि गांवों तक तो विकास पहुंचा ही नहीं। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम नेताओं को यह समझा पाएंगे, उन नेताओं को गांवों तक पहुंचा पाएंगे जो जनता को यह समझा पाए कि गांवों में भी विकास पहुंचा है? क्योंकि तमाम ऐसे संपर्क मार्ग थे जो कि गांव में थे नहीं। बिजली की बात होगी, गैस सिलेंडर की बात होगी, हां महंगाई की बात भी होगी। उसमें विपक्ष कितना पार्टी पर हावी हो पाता है, कितना बीजेपी पर हावी हो पाता है, यह विपक्ष के तर्कस का एक तीर है। तो राह में कांटे दोनों तरफ है, राह में मुश्किलें दोनों तरफ है। अब समझने वाली बात यह होगी कि आखिर किसका समीकरण कितना सटीक बैठेगा। और यूपी पंचायत चुनाव इसमें एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि इसमें जिस पार्टी को बढ़त मिलेगी उसमें निश्चित रूप से यह एक संकेत तो मिल ही जाएगा कि आखिर जो पूरा का पूरा समीकरण है वो किसकी पक्ष में है, पलड़ा किसका भारी है। वो सरकार का ज्यादा भारी है कि वो आखिर समाजवादी पार्टी का ज्यादा भारी है। बसपा की भूमिका क्या होने वाली है, कांग्रेस कितना इसमें दमदार तरीके से एंट्री मारने वाली, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी तमाम जगहों पर जा रही हैं, यह भी एक देखने वाली बात होगी। जिस तरह से अजय लल्लू लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा यह भी समझने की जरूरत है। और किसान आंदोलन, पार्टी और चुनौती, इन सबको एक साथ देखने की जरूरत है। आरएलडी पश्चिमी यूपी में किसान पंचायत के जरिए सक्रिय है, क्योंकि जाटों का वोट आरएलडी में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर यह वोट समाजवादी पार्टी अपनी तरफ ला पाती है तो क्या बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी हो जाएगी। यह समीकरण बहुत ही जरूरी है। और साथ ही चंद्रशेखर का अपनी तरफ आ पाना, अगर अखिलेश उनको अपनी तरफ जोड़ पाते हैं तो दलित युवाओं के बीच में चंद्रशेखर काफी लोकप्रिय हैं। अगर इसका फायदा समाजवादी पार्टी ले जा पाई तो यह बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि बसपा के लिए भी। क्योंकि 2007 में पश्चिमी यूपी में आप सबको याद होगा मायावती ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन अब चंद्रशेखर, अगर आज से 14 साल, 2007 के बाद अब 14 साल पूरे हो चुके हैं, क्या 14 साल बाद मायावती की वही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जो कि 2007 के साल में थी? यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चंद्रशेखर युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय है और युवा वोटर होता है, जाकर मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और एक तरह से इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करता है कि वो वोटरों को लुभाने का भी युवा काम करता है। अगर इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो फिर बीजेपी के सामने क्या चुनौती है, बीएसपी कहां पर खड़ी होगी, बीएसपी किसके साथ खड़ी होगी, इस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। और साथ ही इसमें यह भी देखना जरूरी है कि कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है 2022 में। तो बीजेपी 2022 में किस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी, तमाम काम है। फिल्म सिटी की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है अगर उसको ठीक से भुना पाएगी। कई एक्सप्रेसवे बनाए गए बीजेपी के शासनकाल में, अगर उसको ठीक से जनता के सामने पेश कर पाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसको फायदा मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर बात होगी तो योगी सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिसका फायदा योगी सरकार को मिल सकता है। मेडिकल कॉलेज की बात होगी, योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तमाम संबोधनों में बता चुके हैं कि कई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो अभी निर्माणाधीन है, जो निर्मित हो चुके हैं, लोकार्पण भी हो चुका है, शिलान्यास भी उनका हुआ है, वो भी समर्पित किए जाएंगे। मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम ऐसे काम किए योगी आदित्यनाथ ने और उसका फायदा भी इनको मिल सकता है। लेकिन जब बात एक मजबूत विपक्ष की हो तो वहां पर समाजवादी पार्टी भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि लगातार अखिलेश चूक नहीं रहे हैं कहीं पर भी
पार्टी को घेरने में जहां जहां बीजेपी की बात होती है वो पूरे तरीके से बीजेपी को घेरते हैं। राम मंदिर निर्माण हालांकि एक तरह से पलड़ा भारी कर सकता है बीजेपी का, क्योंकि उससे ध्रुवीकरण हो सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो माफियाओं की बात वो बोलनी नहीं भूलते हैं कि हमने माफियाओं पर नकेल कसी है। अब या तो वो यूपी छोड़ दे या फिर अपराध करना छोड़ दे, दो ही विकल्प हैं अपराधियों के पास। ये बात दोहराना नहीं भूलते हैं। लेकिन इसके जवाब में अखिलेश यादव लगातार बोलते हैं कि ठोक दो की नीति चल रही है और अधिकारियों को खुद नहीं पता है कि आखिर ठोकना किसको है। लेकिन जब बात विकास की होती है तो फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, तमाम संपर्क मार्गों की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, तमाम योजनाओं की बात हो, खाद की बात हो, बीज की बात हो, कृषि प्रावधानों की बात हो, इन सब पर बात करने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चूकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, इस पर भी वो नहीं चूकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ दिनेश शुक्ला हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। राजपाल कश्यप एमएलसी सपा हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ कुंवर अयूब अली हैं, प्रदेश महासचिव हैं रालोद के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अरविंद शुक्ला हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनीत जी आपके पास आता हूं। चुनौती देखिए आपके सामने कितनी बड़ी है। आपके पास एक तो विकास का रोड मैप है जो आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब बात अखिलेश यादव की होती है तो वो हर जगह पर जाकर यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि यूपी में जंगल राज है, विकास कहीं पर नहीं हुआ है। आप किस तरह से निपटेंगे 2022 में? देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास के एजेंडे पर जो कार्य किए हैं, जो जनता के बीच में गरीब कल्याण का जो काम किया है और अंत्योदय, हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जो हम पहली कतार में लाने का काम जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया है, उसी आधार पर हम चुनाव जनता के बीच में लड़ने के लिए जाएंगे। और जनता आज 23 करोड़ जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनको पता है कि एक बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का जो आभास है लोगों को, और चाहे महिलाएं हो, बच्चियां हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेधड़क सब जगह पर नौकरी करने के लिए जा सकती हैं और देर रात तक के भी उन लोगों को सुरक्षा महसूस होती है। उनको लगता है कि आज मिशन शक्ति जैसे अभियान को चला करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनके हाथों को मजबूत किया है, उनको सक्षम बनाया है। और एक तरफ गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह की बात हो, उन गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हमने 1 लाख से ज्यादा कन्याओं के विवाह कराए, सामूहिक विवाह कराए। इन्वेस्टर समिट की गई तो ऐसा नहीं कि केवल धरातल पर इन्वेस्टर समिट करके और केवल दिखावा किया गया। आज हकीकत में जमीनी स्तर पे काम हुआ है। 53,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी हाल के कुछ दिनों में। 5,500 करोड़ रुपया जो है क्या नाम है, सैमसंग का यूनिट जो है नोएडा में लगा और उसमें जो है लोगों को रोजगार भी मिला और वो इन्वेस्टमेंट आया भी है। तो इस तरीके से तमाम ऐसी, चाहे सड़क की बात हो, मूलभूत सुविधाएं जो जनता के बीच में पहुंचानी है, जनता को आवास हो, पानी हो, हर घर नल और जल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनको स्वच्छ जल मिले। स्वास्थ्य की चिंता अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी कर रही है। 5 लाख तक का लोगों की गंभीर बीमारियों के इलाज में उनको मुफ्त इलाज करने के लिए दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं आप देखिए, किसान सम्मान निधि, जिन किसानों के खातों जनधन खाते खुलवाए गए जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, आज उन गरीबों के खाते में अगर सीधे पैसा जा पा रहा है। 11 करोड़ लोग किसान जो है उससे आच्छादित हुए हैं, उन लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिन गरीबों की 4-4 पीढ़ी बीत गई लोगों के लुभावने नारे सुनते हुए कि गरीबी हटाओ का नारा, और उन झोपड़ी में जाकर के उनके बाबा दादा दादी सब गए हों, इसके बावजूद उस गरीब की झोपड़ी पक्की नहीं हो पाई। उस गरीब की झोपड़ी को पक्का करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो हम गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं और उसी आधार पर समझदारी से मैं कहता हूं कि 2022 में कमल फिर से खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ठीक है, राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जाने माने नेता हैं सपा के। राजपाल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विनीत जी ने अभी तमाम मुद्दे गिनाए, इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं फिर विकास करने के लिए, और आप कहते हैं कि यूपी में जंगल राज है, और साथ ही जंगल राज तो है ही, अगर इन्होंने कुछ काम नहीं किया है तो आपको फिर जाति समीकरण क्यों साधने पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर?
देखिए आलोक जी, उत्तर प्रदेश में काम तो कोई किया है, तो समाजवादी सरकार नहीं हुआ है। आप इनसे पूछिएगा, अभी जब इनकी बारी आए, एक उत्तर दूर मत जाइएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक हॉस्पिटल बता रहे जो देश की केंद्र में सरकार 7वां बजट पेश कर चुकी है और इनका 5वां बजट लास्ट बजट पेश हो चुका है योगी आदित्यनाथ जी का। एक हॉस्पिटल बता दे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में इन्होंने बनाया हो, जिसका उद्घाटन कर दिया हो, जो रन कर रहा हो। और गोरखपुर में भी 500 बेड का हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी ने बना के खड़ा कर दिया। एम्स के लिए जमीन उसी समय दे दी और वो सब 500 वो सब चला पा रहे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। प्रधानमंत्री आवास आप नाम बदलते हो, पहले वो इंदिरा आवास की तरह योजना थी, फिर प्रधानमंत्री आवास में दे कितने रहो, 1.25 लाख रुपए दे रहे हो। उत्तर प्रदेश की में माननीय अखिलेश यादव जी ने बिना भेदभाव के हर जाति वर्ग धर्म को लोहिया गांव देने का काम किया था। लोहिया आवास जो 3.5 लाख का मिलता था, जिसमें सोलर पैनल भी लगा होता था, 3 कमरे भी बनते थे, सारी व्यवस्थाओं से लेस मिलता था। आप नहीं कौन सी चीज ले आए, नाम बदल रहे केवल। आप क्या कहते हैं कि इन्होंने बताया कि हम हमारे जमाने में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होता है, आपने बंदिश लगाने का काम किया। हमारे जमाने में माननीय अखिलेश यादव जी ने व्यवस्था की थी, कोई गांव गरीब का आदमी अगर इलाज के लिए 5 लाख नहीं, उसको 10 लाख या 20 लाख भी लगेंगे तो पूरा इलाज मुफ्त पीजीआई हो चाहे केजीएम में हो, पूरा सरकार पैसा देगी। और पीजीआई में ऑलरेडी पहले से जमा रहता था, आज तो आपने बंदिश लगा दी। अगर कोई 1 लाख का एस्टीमेट माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ लगाता है तो उन्होंने नियम बना दिया कि 50% मिलेगा। अरे 50% इलाज उसको कराना 1 लाख रुपए का सरकार एस्टीमेट दे, सरकारी अस्पताल दे रहे हैं, अब आप 50% इलाज की दे, तो कोई नई बात नहीं है। अच्छा ये बता दें, इन्होंने बहुत काम कर दिया। आऊंगा विनीत जी आपके पास। मुख्यमंत्री जी झूठ कितना बोलते हैं, बीजेपी के लोग झूठ कितना। प्रधानमंत्री जी ने देश के बाहर कहीं भाषण दिया था, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा 1,25,00,000 लोगों को हमने घर के मकानों की चाबी दे दी। आप इससे क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं, मैं भी सदन में था, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को 2 लाख करोड़ का गाँव में जाके देखिए, जो सच्चाई है गाँव में जाके देखिए, 4.5 लाख करोड़ गाँव में जाके देखिए। आपके होने वाले मुख्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, ये आज अगर राजपाल जी सुनिए राजपाल जी एक सेकंड, राजपाल जी आपके होने वाले मित्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर अयूब अली प्रदेश महासचिव हैं रालोद के, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके आप क्या उम्मीद करते हैं कि 2022 में क्या चमत्कार होने वाला है? देखिए, गठबंधन का फैसला तो पार्टी हाईकमान करेगा। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का मन बना चुकी है। सरकार के समाज का हर वर्ग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारा नौकरी करने वाला आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर इस सरकार में सब लोग परेशान हैं। और वो सब लोग ये चाहते हैं कि एक मजबूत विकल्प मिले और जो योगी जी की जो ढोंगी सरकार है इसको हटाने का काम। और मैं जनता का जो दबाव होता है, जनता खुशहाल विपक्ष बेहाल, जनता खुशहाल है विपक्ष बेहाल है। हाँ, व्यापार ये दर्द इनका बता रहा है। ऐसा है भाई, मेरे मित्र कीचड़ के साथ कीचड़ मिले, अगर इंटरफियर करोगे तो फिर उसमें भी कमल खिलाने का काम हम करेंगे, जनता करेगी। कमल ऐसा है, कमल तो खिल जाएगा, कीचड़ ही कीचड़ रह जाएगी। कमल तो सूख गया है, अब तो कीचड़ में रहना है आपको, तो कीचड़ में रहिए। मैं कह रहा हूँ जितना कीचड़ एक साथ मिलना है, चुनाव से पहले ये सारा कीचड़ एक साथ इकट्ठा करिए, उसमें कमल खिलाने का काम उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता करेगी।
उत्तर प्रदेश में जो आप पुलिस के बलबूते पर सरकार चलवा रहे हो कि पुलिस को आपने खुली छूट दे दी कि लूटो और विपक्षियों पर लाठी बजाओ, ये काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जनता समय आने पर जवाब देगी और जनता मन बना चुकी है। और जो 16-17 साल पहले इंतजार करे थे ना, मैं बीजेपी के मित्र से कहना चाहता हूँ, जब राजनाथ सिंह की सरकार थी और जब वो हारे तो 14-15 साल लगे, तो ये भी 14-15 साल का वनवास इनका होने जा रहा है और उसी की ये रजिस्ट्रेशन में है और जबरदस्ती लोगों का ह्यूमिलेशन कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को ये पॉलिटिकल लोगों का जिस तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं, जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जनता आने वाले समय में इन्हें जवाब देगी। और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका कोई नेता जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। आप करो ना मीटिंग जाकर के, पता लग जाएगी औकात की इनको। एक बीजेपी का कोरोना काल में पिता पुत्र आरएलडी के नेता अजीत सिंह और उनका बेटा कोरोना जैसी महामारी के बीच में कहा थे। ये वो राजनीतिक गिद्ध हैं जो आज किसानों के कंधे पर बैठ करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मुझे ये बताओ, आप कहाँ थे? आपकी सरकार कहाँ थी? हमारी सरकार जनता के बीच थी। हमारा एक कार्यकर्ता जनता के बीच में राशन, उनको खाना मुहैया करा रहा था। हमारी सरकार लगातार लोगों को इलाज मुहैया करा रही थी, उनकी व्यवस्था कर रही थी। और उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिल चला करके आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। सैनिटाइजर उत्तर प्रदेश में बना करके हमने हर राज्य को दिया है। विनीत जी, इन्होंने आपसे एक प्रश्न पूछा। ठीक है, 10 रुपए की बीड़ी तुमने 50 रुपए में बेची। अरे क्या बात करते हो यार भाजपा के मित्र, आप 10 रुपए का बंडल 50 रुपए में बेचा, कोरोना में हमदर्दी दिखाते हो। ये अजीत सिंह जी से पूछिए, जिन लोगों ये अजीत सिंह जी से पूछिए राशन का दुकान कभी 5 स्टार छोड़ करके विनीत जी एक सेकंड तो उस काम में भी लूटने का काम किया। ठीक है चौधरी हमारे साथ अरविंद शुक्ला भी है, को भी आपने नकारा। ठीक है विनीत जी, ठीक है अरविंद शुक्ला भी हमारे साथ। भाई अरविंद जी घमंड की बात नहीं करते। 2 एमएलए थे तुम्हारे, औकात में रहो। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, औकात में रहो, जनता औकात बता देगी। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आपकी सरकार आई भी नहीं है, अभी तो आपकी सरकार आई भी नहीं, अभी से ही आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन ये जो आरएलडी के गुंडे की भाषा देखिए, समाजवादी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ठीक है क्या? लाल टोपी सरकार तो भी आई भी नहीं है होने के का असर देखिए। लाल टोपी के नहीं, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा आरएलडी का गुंडों की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गुंडाई की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, भाषा आप कर रहे हो, आप पुलिस की। ठीक है अरविंद जी के पास एक बार चलते हैं। मर्यादित रहिए विनीत जी, ठीक है विनीत जी, ठीक है। मैंने आपकी शिकायत पहले ही मैंने उनसे कर दी है। ठीक है विनीत जी एक सेकंड आपकी बात मैंने उनसे बोल दी है, पहले ही मैंने बोल दी है। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से आपने देखा सियासी समीकरण कितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के बदल रहे हैं, और इसका पूर्वानुमान था पहले से, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पिछले साल से इस कोशिश में है कि उन कद्दावर नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया जाए जो किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं, भले किसी पार्टी के हैं, असंतुष्ट हो, अपनी एक कद्दावर पहचान रखते हो क्षेत्र में, जनता उनके साथ जुड़ी हो तो उनको समाजवादी पार्टी का हिस्सा बना लिया जाए। जो सीधे तौर पर नहीं आ सकते उनके साथ हम गठबंधन कर लेंगे। क्या कुछ बदलने वाला है 2022 में? देखिए, अखिलेश यादव जी एक प्रयोगात्मक व्यक्तित्व है और वो प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, बसपा के साथ गठबंधन किया। लेकिन देखिए, प्रयोग में बड़ी खास बात होती है कि प्रयोग में जो वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं कभी कभी वो डैमेज हो जाती है। तो अभी अच्छा, भाजपा का क्या है कि वो हमेशा विषय बिंदु पे काम करती रहती है। भाजपा इस विषय पर बहुत वर्षों से काम कर रही है कि जातिगत संधिकरण को एक न एक दिन ले जाके खत्म किया जाए। हाँ। अच्छा, मुझे याद है बचपन में जाते थे, अब तो बंदूक चलाने मना हो गया शादी ब्याह में। पहले कार्टे चलाते थे, कुछ लोग जो उसको खोखे जो बिन लेते थे और बाद में उसको भर के उसको दगाते थे। वो डैमेज नहीं कर सकती थी, लेकिन वो जो है थोड़ा सा आवाज वगैरह अच्छी करती थी। तो ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है जैसे भरुआ कारतूस बोलते थे गाँव में उसको, अब तो नहीं होता, पटाखे वगैरह में काम आता है। तो इस तरह से अखिलेश यादव जी ये जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस लग रहा है कि लूज कर रहा है। जैसे अभी सबसे बड़ी बात है जो किसान आंदोलन वहां पे हुआ, तो अब इसकी फसल कौन काट ले जाए, इसकी कवायद चले कि कैसे इस फसल को काटा जाए। तो अखिलेश जी ने भाई कांग्रेस के साथ किया, बसपा के साथ किया, अभी इसके साथ भी आ रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको बहुत बड़ा डैमेज हो जाए, क्योंकि विषय पे काम नहीं करते, ये जातिगत समीकरण पे काम करते। अच्छा, देश सब समझ चुका है। देखिए, जैसे मैं बता दूं कि इन्हीं का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन इस तरह वो बड़ा अभियान चला रहा है, मंदिर के लिए पैसे इकट्ठा करना, घर घर में जाना, तो उसमें जाति का तो कोई विषय ही नहीं आया। सभी जातियां और सब पैसे दे रहे हैं, सब उसके साथ मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सब लोग जो जातिगत राजनीति है वो धीरे धीरे जाके भाजपा इससे बहुत काम कर रही है कि जातिगत राजनीति इस देश से धीरे धीरे वो उसका पलायन हो जाए। और वो प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, अखिलेश जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव में इनमें ये फर्क आ गया है कि उनमें कॉन्फिडेंस था कि ठीक है हम लड़ाएंगे, पूरे हर जगह लड़ाएंगे, इस तरह से एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर था। लेकिन ये क्या होता है, पहले ही नर्वस हो जाते हैं। अच्छा, क्या होता है कि इनकी सरकार जो पहले आई थी, कैसे आई थी इनको ये भी सोचना चाहिए। वो आई थी इनकी एक्टिविटीज के कारण, उस समय बहुत सारी एक्टिविटी थी, मुझे लगता है कम से कम हजारों रैली हुई होगी अखिलेश जी की। अच्छा, क्या था कि इनकी जो अपनी डिग्निटी है, ये कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी भी लूज कर रहे हैं। जैसे इनकी डिग्निटी थी फाइट की, कहीं ना कहीं विरोध करना है, तो उतना विरोध नहीं कर पाई 5 सालों में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके अंदर में डर भी दिखाई पड़ा 5 सालों में। तो इनके जो अपने कार्यकर्ता है वो अभी उतना ज्यादा उत्साहित मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि ये दिखा रहे हैं अपनी पार्टी को कि नहीं हम कुछ नया एफर्ट कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा इनको कोई इसमें प्रयास मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है कि कोई एक छोटा मोटा दल आ गया, कोई यूथ विंग आ गया तो बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है और बहुत बड़ा इसका चुनाव है। तो उससे मुझे नहीं लगता, ऐसा दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, लेकिन क्योंकि जातिगत राजनीति पूरी हाशिए पे जा रही है। भाई, आज का युवा वो जातिगत राजनीति पे नहीं चलता है। आज का युवा डेवलपमेंट की बात सोचता है, नौकरी की बात सोचता है और चीजों की बात सोचता है। फिर जातिगत जो बात करेगा वो हाशिए पे आ जाएगा। तो इनको विषय बिंदु पे काम करना चाहिए, ना कि मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा इनको कोई लाभ मिलेगा। विनीत जी, जिस तरह से आप बीच में अपनी आपत्ति को बार बार आप बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पास क्या कोई ऐसी रणनीति है कि जो अखिलेश यादव अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं आप उसको काट पाएं? क्योंकि देखिए, जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में मैटर तो करता है, ये हर कोई जानता है। आपके पास क्या कोई ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो आपको पीछे से सपोर्ट कर पाए? देखिए आलोक जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 2017 में जब हमारी सरकार बनी है तो जाति के सारे बंधनों से ऊपर उठ करके हर वर्ग के लोगों ने हमको वोट दिया। देवबंद की सीट हमने जीती है जहां पर लोग कहते थे कि मुस्लिम बाहुल्य है। हमको सभी का बता रहा ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमको हासिल हुआ है। और पुनः जो है हम सबकी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण की हैं, जो बिना भेदभाव के चल रही है निचले स्तर तक, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। बिजली अगर दी जा रही है पावर ऑफ ऑल के जरिए सभी को बिजली दी जा रही है। आप देखिए, लोगों को बुला बुला करके कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी आप सबको पता है, पलायन करने को मजबूर थे व्यापारी। कानपुर इतना बड़ा व्यापारियों का था, रात में सोने के लिए वो बेचारे सब आते थे। लखनऊ की राजधानी है, यहाँ कम से कम थोड़ा बहुत बिजली मिल जाएगी। इटावा, सैफई और मैनपुरी और इन 3-4 जिलों में सीमित फ्री की बिजली मिलेगी। और लाभ किसको मिलता था? गिनती के चुनिंदा लोगों को। हमारे मित्र सपा के अभी कह रहे थे कि पीजीआई में हमारे अखिलेश जी ने ये व्यवस्था कर दी थी। किसको? सिर्फ और सिर्फ अभी देखिए गठबंधन उनसे भी होगा, इनका जो जेलों में बंद है, कुछ ऐसे जो जेल में बंद है अपराधी, माफिया टाइप के लोग हैं, उनके छोटे छोटे दल हैं, उनसे भी अभी इनके गठबंधन हो जाएंगे। तो क्या इन माफियाओं और गुंडों के सहारे आप उत्तर प्रदेश की जनता में एक फिर से प्रयोग करना चाहते हैं? अब उत्तर प्रदेश की जनता ना तो परिवारवाद में फंसना चाहती है, न जातिवाद में फंसना चाहती है और न ही माफियावाद में फंसना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता जो सुकून और जो सुरक्षा का माहौल आज योगी जी ने दिया है, उस माहौल के साथ रहना चाहती है और स्वस्थ वातावरण में रहना चाहती है। आज वो माहौल माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है और बेहतर दिया है। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी के समय जिस तरीके से एमएसएमई सेक्टर में लोगों को रोजगार दिया गया, बाहर से आए हुए प्रवासी जो हमारे उत्तर प्रदेश के
तमाम प्रवासी लोग जो बाहर रहते थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार की लोगों के लिए, उसके बाद कोरोना जैसी महामारी के संकट काल में उनको भगाया गया वहां पर से बसों में भर भर करके। उत्तर प्रदेश ने फिर अपनाया उनको और उनको वहीं पर रोजगार दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम जिलेवार जो है हर जगह पर रोजगार मुहैया कराने में सफल हो रहे हैं। तो जनता सब देख रही है आलोक जी, हम जनता के बीच विकास की योजनाओं के आधार पर जा रहे हैं और उसी की हमें जीत मिलेगी और पुनः कमल फिर से खिलेगा। और आपको बता दें, लाल टोपी लगा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जिस तरीके से सदन में एक सर्कस की भांति सब कोई लाल नीली हरी पीली सब लगा करके टोपी बैठते हैं, आज जनता के बीच में छोटा छोटा बच्चा, गांव गरीब का बच्चा जानता है कि लाल टोपी वाला गुंडा है। ये देख करके ये इनके विषय में ये धारणा क्यों बन गई है जनता के बीच में? आज जनता इन अपराधी और माफिया की सरकार नहीं लाना चाहती। आज भी देखिए, मुख्तार अंसारी के साथ के लोगों के बीच में जो दुकानें अभी थी हजरतगंज के अंदर मेन मार्केट में इन लोगों ने कब्जा करके बना रखी थी, वो तोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है और बेचैनी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को हो रही है। अखिलेश यादव की बौखलाहट आपने देखा, टप्पल में जनसभा में किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जाने कौन सा नशा करते हैं। राजपाल जी, कुछ आपकी बात पर कहना चाहते हैं? कन्नौज और इटावा के बीच में एक्सप्रेसवे के बीच में जिस योजना को बताते हैं, वहां पर कौन सा उद्योग चलता था? सिर्फ लूट और अपराध का उद्योग इन्होंने बढ़ावा दिया था। आज 2017 और आज 21 चल रहा है, इसके बीच में अपराधियों का, गुंडों का सफाया हुआ है। ठीक है राजपाल जी, आपकी बात पर कुछ जवाब देना चाहते हैं? राजपाल जी, पलायन हो रहा है। ठीक है, जवाब ले लीजिए राजपाल जी। एक चीज है आलोक जी, पहली बात तो मैंने पूरी बात सुनी है, और बीच में नहीं बोलेगा। बिल्कुल, ये आप क्योंकि इस तरीके से बीच में बोल के अपनी बात उन्होंने पूरी कह ली। ठीक है, अच्छी बात जो उन्होंने आरोप लगाने थे। ठीक ठीक। इसी उत्तर प्रदेश के जंगल राज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, दूर मत जाइए, राजधानी से लगा उन्नाव है, 9 बेटियों के साथ इस तरीके से नंगा नाच हुआ है, बेटियां जिंदा जला दी गई, रेप हुआ और नंगा नाच हुआ, 2-2, 3-3 बेटियों की हत्या हुई। अगर उनके गार्जियंस भी शिकायत करने आए तो उनकी भी हत्या की गई। आप दूर मत जाइए, अभी गाजियाबाद में एक पत्रकार की भांजी थी, उन्होंने शिकायत की, उनकी हत्या कर दी गई। आप बताइए, नोएडा में एक स्कूटी सी बच्ची जो अमेरिका में अपना काम कर रही थी, आई थी, गुंडों ने, इनके बीजेपी के जो खुला घूम रहे हैं सांड की तरीके से, लोग बेटियों के साथ में क्या नंगा नाच कर रहे हैं, उसकी मौत हो गई। अभी कासगंज में देखिए क्या कितनी घटनाएं गिनाएं, कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात होगी? इनको तभी शर्म नहीं। हाँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के मित्र है चिन्मयानंद जी, जिसका वीडियो शायद ही हिंदुस्तान में किसी ने न देखा हो, जिसके पास स्मार्टफोन हो, और उनके लिए पूरी सरकार लगी थी। गाँव में बीजेपी के विधायक हैं, उनके लिए पूरी सरकार लगी है, उनकी पूरी व्यवस्था आओ भगत है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है पूरी सरकार। आप बताइए, क्या बेटी के साथ में शाहजहानपुर में और इनके बीजेपी के क्यों सकती है? और डेवलपमेंट की बात, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, नाम बता दें कि नीचे लखनऊ में ही रहते हैं, लखनऊ में कौन सा हॉस्पिटल बना के आपने चला दिया? और हम आपको सदियों हॉस्पिटल बता देंगे, जहाँ पत्थर लगे और देख के सब लगे। आप एक एक्सप्रेस में बता दीजिए जो आपने बना के चला दिया 4 सालों में। हमने 22 महीने में माननीय अखिलेश यादव जी ने बना के चला दिया था, और जो पूर्वांचल गंगा 70% जमीनें तैयार करने की टेंडर हो गया था। लेकिन बीजेपी को भ्रष्टाचार करना था, अपने चंदा लेना था, इसलिए उन्होंने टेंडर कैंसिल करके अपने आदमी को चंदा दिया। आप बताइए, भ्रष्टाचार भर्तियां, ये राजनीतिक विश्लेषक बैठे थे, अभी क्यों रहे थे कि अखिलेश यादव जी जातिवाद, इसी बीजेपी ने अभी थोड़े दिन पहले जब पार्लियामेंट के चुनाव से पहले कोई जांच नहीं बची थी, जिस जांच के सम्मेलन राजधानी में लगी हो, ये करे जातिवाद, ये करें कुछ भी। अभी माननीय अखिलेश यादव जी आ जाए तो कहेंगे कि वे यादव कलेक्टर है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, कितने कलेक्टर यादव जी बताओ ना? आप 58
हम यादव बस्ती हो गए। अरे और करते दबाव में काम करते, दबाव में तो राजनीतिक विश्लेषक और टीवी चैनल है, कोई किसी की हैसियत नहीं हो रही तो बीजेपी के खिलाफ बोले। एक राजनीतिक विश्लेषक एक कौन से विश्लेषक है? अगर विश्लेषक होते तो सही विश्लेषक करते। तो 200 किसान मौत हो गई है आंदोलन में, और 200 किसानों की मौत हो गई, उसमें कोई गया, कोई बीजेपी का नेता गया, कोई टीवी चैनल दिखा रहा उनके घरों में क्या होता है? ये हिम्मत नहीं हो रही। अब घोषित इमरजेंसी है, टीवी चैनल बोलेगा उसका बंद हो जाएगा, उनके ऊपर FIR लिख जाएगी। अगर बच्चों को खाना खिलाया जा रहा और क्वारंटाइन सेंटरों को जिन लोगों ने दिखाया उनके ऊपर मुकदमे लिख देंगे। आप बता दो घोषित इमरजेंसी उत्तर प्रदेश, और एक हॉस्पिटल नहीं बनाए, एक मेट्रो नहीं बनाए, एक लैपटॉप नहीं दे पाए। मैंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका घोषणा, मतलब जो भी आंकड़े सरकार जारी करती है कि हमने फला जगह पर शिलान्यास किया, राजपाल जी, मतलब जो भी आंकड़े सरकार जारी करती है कि हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया, इसका हमने आज फीता काटा, हमने यहाँ पर सड़क बनाई, तो वो सब कुछ झूठ है। अरे झूठों का गैंग है, पूरा झूठों का गैंग इकट्ठा हो गया। दुनिया में कोई अच्छा झूठ बोलता है। अब तक देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ, योगी होके तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था। योगी होके संत अब योगी है कि नहीं है ये बीजेपी के लोग जाने, जनता जाने, बीजेपी के लोग जाने, लेकिन जनता के एनालिसिस कर रही है योगी आदित्यनाथ का। तीनों ने जिस तरीके से जनता को ठगने का काम किया है, और योगी के नाम पे आप बताइए कितने श्रमिक मर गए रास्ता में चलते हुए, एक श्रमिक को मदद किया है? माननीय अखिलेश यादव जी ने 70 श्रमिकों को मदद करने का काम किया। लॉकडाउन के दरमियान समाजवादी लोग खड़े थे, बीजेपी के लोग तो लूट में लगे थे। एक किट पता है, कहीं 8,000 खरीदी, कहीं 5,000 खरीदी, कहीं 2,000 की खरीदी, ये भ्रष्टाचार में लगे थे। WHO ने, ये तो राजपाल जी आप देखे नहीं, राजपाल जी सुनिए तो नाराज मत होइए इतना। राजपाल जी एक चीज बताइए ना मुझे, एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए राजपाल जी, सुनिए राजपाल जी एक चीज बताइए ना मुझे, एक छोटी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिले की तरह है आप दलित और माननीय अगर दलित बैकवर्ड, राजपाल जी सुनिए तो शिकायतें आपकी, राजपाल जी सुनिए तो राजपाल जी सुनिए राजपाल जी एक सेकंड सुनिए ना मेरी भी बात। राजपाल जी सुनिए, सारी बातें आपकी सही हैं, शिकायतें आपकी सही हैं, क्योंकि आप एक मजबूत विपक्ष हैं, आप एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, सारी चीजें आपकी सही हैं। WHO ना तो भारत के लिए काम करता है, ना ही भारत से किसी भी तरह से कोई ऐसी सहायता पाता है कि वो भारत के लिए मजबूर है कोई सकारात्मक कथन बोलने के लिए। WHO ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की थी, इस पर आप क्या कहेंगे? WHO ने कोरोना काल में मैनेजमेंट के लिए उत्तर प्रदेश की तारीफ की थी। क्या मैनेजमेंट का बता देना, ये कैसे आंकड़े मैनेज किए जाते वो हमें पता है। कैट की भी रिपोर्ट कर ले, गोरखपुर में क्या हुआ, कैट की रिपोर्ट कर ले जो रखी गई, पता है क्या हालात है वो गोरखपुर का ही। हमने तो सदन में भी रखा है। ये कुछ नहीं, ये केवल आप पैसा जितना होर्डिंग पे खर्च करते हो, जितना प्रचार पे खर्च कर रहे हो, उतना जनता में खर्च कर दिए होते, वास्तविकता में खर्च। मैं तो पूछ रहा हूँ दिलीप से, बता देना लखनऊ की राजधानी में कौन सा हॉस्पिटल भव्य बना के खड़ा कर दिया जो चल रहा। हम तो बता रहे हैं, लोहिया इंस्टीट्यूट बनाया, लोहिया हॉस्पिटल बनाया, योग बंधु बनाया, आपके शहीद महिलाओं के लिए हॉस्पिटल बनाया। आप बता दें कितने, और PGI में एक्सटेंशन किया, KGMU में एक्सटेंशन किया। ठीक है, ये तो बहुत ही बनाने का किया। हाँ, ये हम राजधानी का बता रहे हैं। ठीक है राजपाल जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ। ठीक है विनीत जी, आऊंगा मैं आपके पास भी आऊंगा। एक सेकंड कुंवर अयूब अली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, झूठ बोला है, अमूल फैक्ट्री यहाँ लगवा दी। ठीक है राजधानी में HCL कंपनी यहाँ लगवा दी। ठीक है, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ राजपाल जी। विनीत जी आऊंगा मैं आपके पास भी आऊंगा। एक सेकंड रुकिए, कुंवर अयूब अली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कुंवर अयूब अली लगातार, एक सेकंड ना रुकिए ना। ठीक है राजपाल जी, ठीक है, पता लग जाएगा बीजेपी का जो लूटा है। ठीक है राजपाल जी, गुस्सा मत होइए, इतना ठीक है। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री 4,000 करोड़। अरे ठीक है विनीत जी एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए राजपाल जी, रुकिए। ठीक है कुंवर अयूब अली हमारे साथ, अरे उनकी भी तो बात आने दीजिए ना। अरे ठीक है राजपाल जी, ठीक है, एक सेकंड। कुंवर अयूब अली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कुंवर अयूब अली,
लगातार जब बात ये होगी कि आप जनता के बीच में जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी बहुत अच्छी पैठ है, बहुत अच्छा वोट बैंक है आपका, पार्टी को हर कोई जानता है, पार्टी के बारे में हर कोई जानता है, आपके नेताओं को हर कोई जानता है। आप किन मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश में तैयारी करने में जुटे हुए हैं? आपके क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 20 साल तक, चाहे कल्याण सिंह से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक की जो सरकार है, केवल 20 रुपए गन्ने पर रेट बढ़ाया। सारी सरकारों का मिला के बता रहा हूं मैं। कल्याण जी, राजनाथ सिंह और योगी जी ने सिर्फ 20 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। अब बीच में जो लोग थे उनका नहीं बताएंगे। अरे सुनिए भाई, मेरे बीजेपी वालों, ये तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुम सुनते किसी की हो नहीं। कल्याण सिंह, अरे बीच में सरकार और भी थी, राजनाथ सिंह, योगी कल्याण विनीत जी एक सेकंड ना, विनीत जी सुन लीजिए, गन्ने का रेट बढ़ाया। आप सुनिए, आवाज को बंद करिए आप। हाँ, मुलायम सिंह जी और अखिलेश ने 96 रुपए बढ़ाया, मायावती जी ने 116 रुपए बढ़ाया, और ये दुगने आय करने की बात करते थे। मोदी जी सहारनपुर में गए, उन्होंने कहा कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान करा दूंगा। आज हजारों करोड़ रुपया पश्चिम के किसानों का मिल मालिकों पे बकाया है, और योगी जी कोई उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। यूरिया का दाम, यूरिया का कट्टा इन्होंने 50 की जगह 45 किलो का कर दिया, रेट बढ़ा दिया। डीएपी का दाम इन्होंने 1200 से 1600 रुपए बढ़ा दिया। डीजल 40 रुपए से 80 रुपए हो गया। कॉस्ट किसान की दुगनी हो गई, और गन्ने का दाम पिछले 4 साल से एक दाम योगी जी ने नहीं बढ़ाया। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान की बहुतायत है, गन्ना किसान ही वहाँ का वर्चस्व है, यही आमदनी का हमारा स्रोत है। एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, डीजल बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, बिजली के दाम बढ़ गए, सारी चीजें उनकी बढ़ गई है, और उसके बाद भी जो है वो उसको नहीं हो पाया। तो आप इसको देखिए कि भाई कितना, मतलब कैसे किस मुद्दों पर जाएंगे, और यही वजह है कि आज पश्चिम में ये किसी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बीजेपी के नेता कि जाने की सरकार। किसान पूरी तरह से नाराज है, और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जो वादे इन्होंने किए थे अपने मैनिफेस्टो में, वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार की बात है, वो 0 है। आज नौजवान गांवों में बेरोजगार है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, रिश्वत चरम सीमा पर है, पुलिस का उत्पीड़न जबरदस्त है, किसानों की आय दुगनी होने की बजाय आधी हो गई है। पहले ये आय आधी करेंगे, फिर दुगनी करेंगे, ये इनका काम है। तो हम लोग जो है किसानों के बीच में जा रहे हैं, और पूरी तरह से माहौल बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए लोग पूरी तरह कुंवर अयूब अली, अब आपको नहीं लगता है कि आपकी बातों से ही ये बात जाहिर हो रही है कहीं ना कहीं कि किसान आंदोलन बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है? किसान नेताओं से ज्यादा तो ये जरूरत आपकी लग रही है? देखिए, किसान आंदोलन तो ये किसानों का आंदोलन है। सवाल ये है कि जब आदमी परेशान होगा, आदमी की एक सीमा होती है, आप समझिए। ये आदमी साल इंतजार करेगा, 2 साल इंतजार करेगा, 3 साल करेगा, 4 साल योगी जी ने सरकार चला दी, एक नए पैसे का दाम नहीं बढ़ाया गन्ने का, डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पुलिस उत्पीड़न कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सारी चीजें मिलकर के सब चीजें इकट्ठी हैं। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, और ये लॉलीपॉप देना, लच्छेदार भाषण देना, लोगों को के रिलीजियस सेंटीमेंट भड़काना, ये एक सीमा तक चलते हैं। और ये सारी परिस्थितियां जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी हैं, आज समाज का हर वर्ग। आलोक जी ऐसे आपके पास आ रहा हूँ विनीत जी, यही है आंदोलन जी भी। ठीक है विनीत जी, आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है बेईमानी गिरी करना कोई बेईमानी है, मिलावटखोरी करना बेईमानी, ये 4 लाख। ठीक है विनीत जी, एक सेकंड, इससे पहले कि आप अपना उत्तर दें, विनीत जी सुनिए ना, विनीत जी सुनिए, इससे पहले कि आप अपना उत्तर शुरू करें, एक प्रश्न भी मेरा इसमें ऐड कर लीजिए। जो भी बातें कुंवर अयूब अली ने कही, जो भी राजपाल जी ने बातें कही, अगर इनको जोड़कर देखा जाए तो किसान आंदोलन भी आपके लिए चुनौती कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। यूपी में पंचायत चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव में किसान, गन्ना किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? अयूब अली जी पूछ रहा हूँ ना मैं, क्या कराया? ठीक है पूछ रहा हूँ मैं, आप पूछिए उनसे। पूछ रहा हूँ वही मैं पूछूंगा, पूछ रहा हूँ।
तो इसमें जिस तरह से किसानों की बात होगी, जब आप पंचायत चुनाव में जाएंगे गांव में, तो आपकी मुलाकात वहां पर किसान से ही होने वाली है। सबसे पहले वहां पर मुलाकात आपकी डॉक्टर इंजीनियर से नहीं होगी। तब आपके पास क्या उत्तर होगा, आपके पास क्या कोई ऐसा आश्वासन होगा जिससे कि आप किसान को यह समझा पाए कि नहीं, आपकी सरकार ने किसानों के लिए बहुत बेहतर काम किए हैं? जी बिल्कुल आलोक जी, हम किसानों से संवाद लगातार कर रहे हैं और हमारा संगठन एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है। आप देखिए लगातार काम कर रहे हैं। आप जुमलों में नहीं आने, और सुन लीजिए, किसान किसानों के बीच में है। किसानों को, जिन किसानों का, गन्ना किसानों का पैसा इन्होंने सफाई के नाच गाने में लुटा दिया था, उन गन्ना किसानों का बकाया भी हमारी सरकार ने दिया है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान गन्ना किसानों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये 4 साल की सरकार में हुआ है। 119 चीनी मिल, 119 चीनी मिल आज चल रहे हैं, जिनको इन्होंने बेचने का काम किया था। सपा बसपा के बैठे हुए दलालों के माध्यम से इन लोगों ने चीनी मिल बेच दिया था। उन चीनी मिलों को वापस चलाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारे सपा के मित्र या रालोद के मित्र को मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस गुंडाई के बल पर आपने सत्ता में जो उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता फैला रखी थी, आज उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल व्यापारियों के लिए हो, चाहे फिल्म जगत के लोग हो, चाहे व्यापारी हो, आज अपना इन्वेस्टमेंट और व्यापार करने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया प्रदेश और उत्तम प्रदेश मानते हैं। ये सब कुछ अगर संभव हो पाया है तो आदरणीय योगी जी की नीति के द्वारा हो पाया है। बेचैनी इनकी यही है, इन लोगों की, कि ये लोग किसानों के कंधे पर बैठ करके किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। किसानों के हित में लाया हुआ जो बिल है, जो एक्ट है 2020 का, वो उनकी बेहतरी के लिए है, उनकी आय दुगनी करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक किसानों को आप समझा पाएंगे, क्योंकि जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अरविंद शुक्ला जी, किसानों को समझा रहे हैं, हम उन राजनीतिक दलों के बैठे हुए टट्टुओं को नहीं समझा सकते जिनकी मंशा। अब देखिए आपकी भाषा इस तरह से लड़खड़ा गई। अब आपकी भाषा भी तो देखिए उसी तरह की हो रही है ना। नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। नहीं, छोड़िए, चलिए ठीक है विनीत जी, ठीक है। 26 जनवरी को जो घटना होती है, परमिशन मिली थी कि आप कभी भी संवाद के बीच में, विनीत जी सुनिए, ये लोग हथियार लेकर किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, मेरी पूरी कोशिश होती है हमारी डिबेट में किसी की भी शब्दों की जो एक पूरी लाइन है ना, वो लड़खड़ाने ना पाए, मर्यादित रहे, क्योंकि आप सब एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप सबके परिवार हैं, आपके भी मित्र हैं, वो सब आपको टीवी पर देखते हैं। अगर आप इस तरह से एक दूसरे का अगर आप लोग अपमान करेंगे तो ये अच्छा नहीं। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि आखिर जातीय समीकरणों का क्या रोल होने वाला है, आपने बोला कि इसका उतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि युवा जागरूक हो चुका है। एक प्रश्न है, किसान आंदोलन का कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब भी पंचायत चुनाव में कोई भी पार्टी जाएगी, सबसे पहले वही किसान मिलेगा जो कि सुबह उठता है, खेत में जाता है, पूरी मजदूरी करता है, वही खेत को जोतता है और इस उम्मीद के साथ घर वापस आता है कि एक दिन फसल बड़ी होगी, मैं इसको बेचूंगा, मेरा घर चलेगा। उस किसान के बीच में जब तमाम पार्टियां जाएंगी, किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक चुनौती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन देखिए, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये थोड़ा सा एक अलग तरीके से यहाँ पे चुनाव होता है। अच्छा, मैं राजपाल कश्यप जी का भी थोड़ा सा जवाब दे दूं कि आप निश्चित रहिए, मेरे ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला और आप अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास बनाकर रखिए, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। लेकिन देखिए, ऐसा है कि ये जो थोड़ी सी चुनौती तो रहेगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में ये जो धार्मिक हवा बहती है, ये इसको आप बदल नहीं सकते, जातिगत भी रहती है। ठीक है, अब रही बात की किसान को कैसे समझाने वाले हैं, लेकिन ये किसान कहीं बाहर से नहीं आया है। ये आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो किसान है उसकी कितनी सहभागिता थी कि किसान आंदोलन में आखिरी समय में ये होने लगा कि बॉर्डर के पास के किसान निकलकर उनको 26 जनवरी के बाद घटना ऐसी हुई कि वो उनका विरोध करने लगे। तो उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो कितना जुड़ा है, ये मायने रखता है। बिल्कुल, सिर्फ किसान की बात नहीं है। देखिए, उसमें आप मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में गरीब किसान अधिक है। जैसे कि उस में अगर हम देखें तो जो भी वह बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, बड़े बड़े, ये उत्तर प्रदेश के किसानों की ये दशा नहीं है।
उत्तर प्रदेश का किसान उस किसान आंदोलन से कितना कनेक्टेड है, अभी इसी पर क्वेश्चन मार्क है। तो जब ये कनेक्शन प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आती है कितनी चुनौती है। अगर कनेक्टेड है तो थोड़ी बहुत चुनौती का सामना जरूर करना पड़ेगा। राजपाल जी, आप बीच में कुछ बोल रहे थे, एक मेरा प्रश्न भी इसमें थोड़ा सा ऐड कीजिए। वो प्रश्न ये है, किसान आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली की सीमा से, धीरे धीरे महापंचायतों के दखल के बाद इसका केंद्र बनता चला गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव को भी अब ये दिखाई दिया है कि नहीं, महापंचायत में अगर जाएंगे, हम अपनी बात को रखेंगे तो हम जनता के बीच में तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, साथ ही हम किसानों को भी ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि हम आपकी बेहतरी के बारे में ही सोचते हैं। कितना अच्छा इस्तेमाल आप लोग करने जा रहे हैं चुनाव में किसान आंदोलन का? आलोक जी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में। सबसे पहले किसानों के लिए इस सरकार ने योगी आदित्यनाथ ने की रफ्तार किसी को किया तो वो माननीय अखिलेश यादव जी को, और लाखों कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों पे मुकदमे लिखे गए। और पहले दिन से समाजवादी पार्टी खड़ी है, गांव में चौपाल तक लगाने का काम किया, गांव-गांव और जिलों में धरना प्रदर्शन सब कुछ। ये किसानों की बात। तो किसान, देखिए किसान ऐसा कोई नहीं कि किसान बेचारा गरीब है। अब ये जरूरी नहीं कि वो सब आदमी सड़क पे ही आए तभी माना जाए कि किसान, या कोई सिंबॉलिक लीडरशिप खड़ी हो जाती है, या यहाँ जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं विधानसभा और लोकसभा में, ये इसी बात के लिए होते हैं कि वहाँ के लोगों की बात रखे। इसी तरीके से किसान कहीं न कहीं गांव में नाराज है। 1868 रुपए एमएसपी था, उसको 800-900 रुपए में बेचना पड़ा। और कहीं न कहीं उसके अंदर डर है इस बात का, जब बड़े उद्योगपति खेती पे कब्जा कर लेंगे और जहां दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वहां लोग बर्बाद हो गए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये जिनको आलू और धान पुदीना के बारे में भी नहीं पता है, केवल उनके पास पैसा है, वो पैसा कमाएंगे और किसान मजदूरी करेगा। ये होने जा रहा। दूसरी बात, आज डीजल कितने रुपए में है? यही बीजेपी कहती थी कि हम 35 रुपए 40 रुपए में डीजल बेचेंगे। यही गैस सिलेंडर, ये कहते हैं हमने उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर दे दिया। अरे सिलेंडर आपने तो उद्योगपतियों से टाई अप करके गांव के गरीब की रोटी से भी पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए तो गैस सिलेंडर 900 रुपए में बिक रहा है, 1000 रुपए में बिक रहा। अरे गैस सिलेंडर आप बहुत हिमायती हो गरीबों के, तो गैस सिलेंडर फ्री में दीजिए। महंगाई चरम सीमा पे है, जीएसटी और नोटबंदी ने पहले ही कमर तोड़ दी। ये चाहते हैं देश का सिस्टम पूरा खराब हो जाए, सरकारी सिस्टम, फिर हम कुछ चंद उद्योगपतियों को इस देश के हवाले कर दें, उससे कमीशन खाते रहें। एक 5 मंजिल बिल्डिंग नहीं कहीं बना पाई, लेकिन 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं बीजेपी ने, आईटी सेल बनाई है। अभी मुझे पता लगा दिल्ली में आईटी सेल पे बहुत नौजवानों को तनख्वाह नहीं इन्होंने दी और धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठ गए तो जिस कंपनी के थ्रू लगे थे उसको धमकाया गया, कहा कि ये धरने पे वो बिचाओ। तो वो लोग कह रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आप ही ने तो झूठ फैलाया, कहीं ना हम ही लोग झूठ चलाते थे और आज हमारे साथ में यही हो रहा। तो ये झूठ फैलाने के लिए पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं। आईटी सेल दुनिया का तंत्र, देश का तंत्र, झूठ फैलाने। एक बताओ ना, मैंने तो अभी 3 बार पूछ चुका हूँ, एक लखनऊ की राजधानी में हॉस्पिटल बता दे जो बीजेपी सरकार ने बनाया हो 5 सालों में उत्तर प्रदेश में। और आपकी शिकायतों की फहरिस्त भी काफी लंबी है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, एक यूनिवर्सिटी बता दें जो बना के चला दी। अगर गोरखपुर में भी मदन मोहन यूनिवर्सिटी वो बनाने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का आपको तो इसमें खुश होना चाहिए ना? नहीं राजपाल जी, आपको तो इसमें खुश होना चाहिए। तो माननीय अखिलेश, आपको तो इसमें खुश होना चाहिए कि आपके जो तमाम कार्य अधूरे रह गए थे, आपके जो तमाम कार्य अधूरे रह गए थे उसको सरकार ने पूरा कर दिया। बेचे दे रहे हो और आपके बीएसएनएल आप बेचे दे रहे हो, रेल आप बेचे दे रहे हो। चलिए ठीक है, हमारे पास समय कम है इसलिए ठीक है राजपाल जी, ठीक है, आपकी सारी बातें आ गई। आप सभी ने एक दूसरे को ध्यान से सुना, एक दूसरे को आपने ध्यान से समझा यहाँ पर। ठीक है राजपाल जी, ठीक है। आप सभी की शिकायतों की फेहरिस्त काफी लंबी है। लगातार जो विपक्ष की भूमिका है वो विपक्ष पूरी ईमानदारी से निभा रहा है और बहुत ही गर्मजोशी के साथ निभा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल का भी यह दावा है कि विकास की राह पर हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और विकास की राह पर भी
आगे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आज इस बहस में यह निष्कर्ष यहां पर निकलता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी का दावा बिल्कुल साफ तौर पर यही है कि हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। वहीं विपक्ष का यह कहना है कि हम बिल्कुल भी सरकार को यह साबित नहीं करने देंगे कि आपने विकास के रास्ते को चुना है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी ने एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुना। सवाल वही है, जनता के बीच में जब विपक्ष जाएगा और ये कहेगा कि विकास नहीं हुआ है, तो जनता ने कहीं ना कहीं विकास की छांव भी देखी होगी। और जब सरकार जनता के बीच में जाएगी और ये कहेगी कि हमने तो सब कुछ विकसित कर दिया है, तो जनता कहीं ना कहीं उन कमियों को भी ढूंढ सकती है जहां पर उसकी नजर गई होगी। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को तैयारी के साथ जनता के बीच में जाना होगा। इसीलिए आज हमने कहा था कि राह में कांटे तो बहुत हैं, रणनीति तैयार है और चुनौती बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए प्राइम न्यूज।